हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अब तमाम लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपसे यूपी टेट, सी टेट, पेपर 1 और पेपर 2 में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इसका जो है पूरा लाभ आप उठा सकें। चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि। देखिए, अभिभावक की पृष्ठभूमि से हमको क्या मतलब है? अभिभावक का मतलब होता है बच्चे का गार्जियन, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसमें 118 प्रश्न है और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? जब विशिष्ट से सामान्य की बात करते हैं तो ये होता है आगमन विधि में। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? किस में ये चीजें की जाती हैं? उदाहरण देते हैं, निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ये किसमें एक किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आगमन विधि में। ये भी इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहारों का अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। इसमें जो है आप हमेशा एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरों के व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अनुकरण, सिंपल सी बात है। अगर दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की हम अनुकरण उसका अनुकरण करेंगे, उसकी नकल करेंगे तो उसको हम अनुकरण कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक। तो इसको क्या बोलेंगे? गौण अनुकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गौण अनुकरण नहीं, सामाजिक अधिगम इसको बोलते हैं। सामाजिक अधिगम, मॉडल से वो सीख रहा है, ठीक है। इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो वो सामाजिक अधिगम हो जाता है वो। निम्न में से किसी विधि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? समस्या समाधान विधि, गतिविधि, उपागम विधि, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। व्याख्यान विधि का प्रयोग जो है आप प्राथमिक स्तर पर मत करिए। व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेक्चर विधि जो है बड़े क्लासेस में यूज की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि सुकरात की शिक्षण विधि? सुकरात ने कौन सी विधि को अपनी शिक्षण विधि बनाया था? तो व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, ठीक है। सुकरात जो है सोक्रेटिस जिसको पढ़ाते थे, एक फिलोसोफर थे, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि का संबंध है डीवी से, किलपैट्रिक से, विलियम से। मतलब जो प्रोजेक्ट विधि है इनमें से किसने दी है, इसका संबंध किससे है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया है। तो जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि का जो संबंध है वो है आपके किलपैट्रिक से। किलपैट्रिक याद रखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगातार आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक समझते हैं ना, कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्या। ये जो है व्याख्यान विधि जो होती है वो प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। देखिए, प्रजातांत्रिक विधि अगर आपसे पूछी जाती है उसके अंदर कुछ विधियां आती हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत जो है आपका प्रश्नोत्तर विधि आता है, प्रोजेक्ट विधि आता है, ऐतिहासिक खोज विधि आता है, अन्वेषण विधि आता है, सामूहिक परिचर्चा विधि। व्याख्यान विधि प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, प्रभुत्ववादी, ठीक है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक पूछा गया है वही कि कौन सी जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है। योजना, व्याख्यान, अभी बात हुई थी ना, व्याख्यान जो है फिर से आ गया वही चीज। तो व्याख्यान जो है आपका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो अगर प्रश्न आप पूछेंगे तो बच्चे जो है लगे तो रहते हैं आपसे पूछने में, लेकिन अगर आप कहानी कहेंगे तो उससे ज्यादा जो बच्चे हैं आपके ना वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। कहानी सुनना बच्चों को बड़ा पसंद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? अब देखिए, पहले क्या बोला है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो आगमनात्मक, आगमनात्मक, ठीक है। लेकिन
आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि जो है वो अलग चीज है। यहाँ पे इसको ना एक साथ पूछा है आपसे, तो इसको आप वैज्ञानिक विधि बोलेंगे। वैज्ञानिक विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर वैज्ञानिक विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? तो स्किनर थे, याद रखिएगा, स्किनर, बीएफ स्किनर जिसको बोलते हैं। रेखीय अभिक्रमित अधिगम, रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक स्किनर महोदय थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नॉर्मन ए क्राउडर किसके लिए जाने जाते हैं? नॉर्मन ए क्राउडर जो है वो शाखीय अभिक्रम के लिए जाने जाते हैं। शाखीय, ये शाखीय अभिक्रम के लिए जाने जाते हैं। आंतरिक प्रोग्रामिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंतरिक प्रोग्रामिंग जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो क्राउडर के द्वारा। क्राउडर, अगर ये प्रश्न पूछ देता है आपसे, वैसे एक बार पूछा है प्रधानाचार्य परीक्षा 2019 में, यूपीएचईएससी। ठीक है, शाखी अभिक्रम का प्रत्यय किसने दिया? अभी हमने बात की नॉर्मन ए क्राउडर की। शाखी अभिक्रम जो है अभिक्रम का जो प्रत्यय है वो नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व भूमिका जो होगी, बच्चे का उच्चारण ज्ञान का पाठ्य पुस्तकों के बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। आखिर इसमें से कौन सा सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यही है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वो दबाव में आते नहीं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल गलत है। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते नहीं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? इसमें जो है आपका बिल्कुल जो है डी पूरा का पूरा सही है। ठीक है, सारे का सारा ऑप्शन इसमें सही है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल, किसी भी कौशल को सीखने की जो पहली अवस्था क्या है? अनुकरण करना। अनुकरण। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। किसके पक्ष में आता है? व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। हम जो व्यवहार करते हैं वो किसके पक्ष में आता है? वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने को कहेंगे? नहीं। यदि बच्चों को अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देंगे? बिल्कुल नहीं। तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर? बिल्कुल सही है। बच्चे जब अपनी समझ को व्यक्त करेंगे तभी आप उनको सिखा सकते हो कि क्या करना है उनके साथ, कितना मॉडिफिकेशन करना है, क्या चेंजेस करने हैं, सब आप समझ सकते हो। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? सहयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित नहीं। दोहराना जो है, दोहराना, अगर आप दोहराने की बात कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो ऊर्जावान है, उसको तोड़ फोड़ के अलावा और भी मतलब उसको सही जगह पे हम लगाएंगे। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गैगने निम्न में से किससे संबंधित? जो गैगने हैं वो किससे संबंधित हैं? तो गैगने जो है वो आपके संबंधित है अधिगम का श्रेणी क्रम से। अगर अधिगम का श्रेणी क्रम पूछा जाता है तो अधिगम का जो श्रेणी क्रम है वो गैगने ने दिया था। गैगने, याद रखिएगा, अधिगम समझते हैं ना, सीखना। ठीक है, तो अधिगम का जो है श्रेणीकरण,
तो ये इन्होंने दिया कैसे था, एक ट्राइंगल अगर हम बनाएं, त्रिभुज टाइप का ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये इस तरह से इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा, जो पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम इन्होंने दिया था, संकेत अधिगम। उसके बाद इन्होंने बोला है उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। उसके बाद जो इनका अगला है श्रृंखला अधिगम, ठीक है। उसके बाद इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा शाब्दिक साहचर्य अधिगम। उसके बाद जो है विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इस तरह से उन्होंने जो है नीचे से ऊपर की तरफ इसको किया है। करीब करीब इन्होंने जो इसको है 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैगने ने अधिगम को 8 प्रकार से श्रृंखलाबद्ध किया। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना। इस श्रृंखला की विशेषता सरल और जटिल की तरफ से देखो, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कर रखा है। सीखने का प्रकार देखिए, संकेत अधिगम है, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम है, विभेदात्मक अधिगम है, संप्रत्यय अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है और समस्या समाधान अधिगम है। तो ये नीचे से सरल से जटिल की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो सीखने का श्रेणीकरण जो है रॉबर्ट गैगने ने किया है। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है, जो है सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है। देखिए, सबसे जो क्रम की बात करेंगे तो सबसे लास्ट में समस्या समाधान आएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में समस्या समाधान किस में है, पहले तो ये देख लीजिए। तो सबसे लास्ट में समस्या समाधान एक इसमें है और एक इसमें, ये गलत है, और डी मतलब सी और डी, बी और डी जो आपका गलत है, ए और सी आपके पास बचा। अब उसको हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो देखिए, इसमें जो है आपका एक चीज दिया है नियम अधिगम, नियम अधिगम। उसके बाद संप्रत्यय अधिगम, ठीक है। उसके बाद दिया समस्या समाधान। तो समस्या समाधान तो लास्ट में सही है। और सी वाला देखिए, संप्रत्यय अधिगम पहले दे दिया है, फिर नियम अधिगम और समस्या समाधान। तो समस्या समाधान तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। तो आखिर जो है इसमें कौन सा सही है, तो याद रखिएगा सी सही है। सबसे जो है संप्रत्यय अधिगम पहले रहेगा, नियम अधिगम बाद में रहेगा, समस्या समाधान तो लास्ट में है ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैगने ने अपनी अधिगम सोपान की सर्वाधिक निम्न स्तर पर रखा है। किसको, संकेत अधिगम को उन्होंने सबसे नीचे रखा है। सरल से जटिल की तरफ बताया था ना, तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे निम्न है, और जो समस्या समाधान है सबसे उच्च है वो, ठीक है। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। जो पियाजे ने सिद्धांत दिया था उसमें से किसके, देखिए अनुकूलन की जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। उनका मानना है कि बच्चे दिमागी तौर पर बहुत सक्रिय होकर अपने आसपास की चीजों का विश्लेषण करते हैं और तब भी उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बनाते हैं। अनुकूल, पहले अनुकूल बनाएंगे फिर उसको अपने उसका अंग बनाते हैं, ठीक है। अगला है, शिक्षण अधिगम में संबंधित अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया। जो अनुभव का शंकु है वो किसके द्वारा दिया गया है। अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया, तो आपका ऑप्शन है लास्ट डी, एडगर डेल ने। जो सीखने का जो शिक्षण अधिगम से संबंधित जो अनुभव शंकु है, अनुभव का जो शंकु बनता है वो एडगर डेल ने दिया है, ठीक है। अनुभव शंकु का प्रतिपादन किसने किया, एडगर डेल ने। हो गया। अब देखिए, अब जो आते हैं अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया जो है उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को लेंगे, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछ देता है कभी कभार बाल मनोविज्ञान में, किताबों के बारे में, पुस्तकों के बारे में कौन है। तो याद रखिएगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो है ये गैगने ने लिखी है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए स्किनर ने लिखा है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्किनर की किताब है। सीखना है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें सीखने में
आपकी समाहित हो जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आप अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, प्रेरणा नहीं है, वो सीखना है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्ति। तो देखिए, जो सीखने का सबसे जो सार्थक या सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो सी है, व्यवहार का परिमार्जन जो होता है। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा? व्यवहार और व्यवहार की जो परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये कहा था गिलफोर्ड ने। याद रखिएगा, व्यवहार और व्यवहार दो बार जिस परिभाषा में आ जाए अधिगम की, वो किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर से वही चीज रिपीट हो गई, सॉरी। अगला है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो परिभाषा दी जा रही है कि जो अधिगम है वो अनुभव और प्रशिक्षण जब मिलता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको हम अधिगम कहते हैं। यह कथन जो है किसने दिया है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, गेट्स एवं अन्य ने इसको दिया है। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। उद्दीपक और अनुक्रिया होती है। ठीक है, सी ऑप्शन। अधिगम एक फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है एक जटिल है, जो सीखना है एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है उसमें सीखने के लिए। ठीक है ना। सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सीखना केवल विद्यालय में कैसे हो सकता है भाई? सिर्फ विद्यालय में थोड़ी सीखते हैं, विद्यालय के बाहर भी सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है लर्निंग की, ठीक है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए? तो डी जो है उपरोक्त सभी में, बाल्यावस्था के किशोरावस्था, प्रोजेक्ट विधि आप सभी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो किंडरगार्टन मॉन्टेसरी की है, सबको पता है। फ्रॉबेल की है, सॉरी, किंडरगार्टन जो है वो फ्रॉबेल की है। ठीक है, किंडरगार्टन जो है वो फ्रॉबेल की है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान है। शिक्षा में विकास को लेकर जो है फ्रॉबेल का मुख्य योगदान क्या है? तो वो बालवाड़ी। ठीक है, बालवाड़ी। अगला प्रश्न है, गैंगने निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम का श्रेणी क्रम अभी मैंने बताया है। अधिगम का जो श्रेणी क्रम है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। जो कर्व बनते हैं ना, वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, आपने कितना प्रोग्रेस की है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा या अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, समान रहता है, उन्नत रहता है, बेहतर होता है। इसमें से क्या सही है आपका? तो डी जो है, जब आप उनको मौका देंगे तो सीखने में जो चीजें उनकी बेहतर बनती जाएंगी। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, उन्नतोदर, नतोदर, लंबवत, कौन सा वाला नहीं है बताइए? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लंबवत कोई कर्व होता ही नहीं है, बाकी का तीनों कर्व बनेगा। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है और बाद में यह धीरे धीरे धीमी होती जाती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे उन्नतोदर। उन्नतोदर मतलब कॉन्वेक्स, पहला वाला। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार आ जाता है उसमें। ठीक है, उसको बोलते हैं सीखने का पठार। जब कोई प्रगति नहीं होती, बस जस का तस बना रहता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह एक परिभाषा है, ये किसने दे रखी है? तो डी, ये रॉस की परिभाषा है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें।
अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, अभिरुचि के कारण, थकान। जब थकान आएगी तभी तो बनेगा ना, परिपक्वता के कारण तो नहीं बनेगा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की कमी बनेगा, विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा। तो इसमें कौन सा सही है? तो विद्यालय का असहयोग जो है उससे अधिगम पठार का कोई लेना देना नहीं है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित तो प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने वाले को अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए तो दंडित नहीं करेंगे। एक तो खुद ही पठार बन रहा है, उसको दंडित करेंगे तो और पठार बना देगा वो। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अधिगम का अंतरण। ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। सीखने में पलायन आधारित है, सकारात्मक अगर पलायन है तो सकारात्मक पुनर्बलन करेंगे तो पलायन तो होगा नहीं, पलायन का मतलब भागना। नकारात्मक पुनर्बलन के लिए विलंबित, तो नकारात्मक अगर पुनर्बलन होगा, रिइंफोर्समेंट निगेटिव, तो वो भाग जाएगा, बंदा पलायन कर जाएगा, छोड़ देगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या हो सकता है? सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण है वो क्या हो सकता है? तो डी है, उपरोक्त सभी में हो सकता है ये। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक। कहा गया कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे अधिगम का शून्य स्थानांतरण। स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज, धनात्मक, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, तो किस प्रकार का है ये? तो याद रखिएगा, ये जो है ऊर्ध्व, ऊपर जा रहा है। स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीखता है तो पूर्व अनुभव के आधार पर सहायक होना ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है ये। ठीक है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है किस चीज का? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये किस चीज का है? तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से अगर उच्च स्तर की ओर हल करने की एक क्षमता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब एक भाग में हम उसके प्रशिक्षण को दे रहे हैं तो दूसरे भाग में इसका अंतरण हो जाता है तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक, देखिए जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति जब बाएं हाथ से लिखना सीखता है। ठीक है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। जो शब्द है आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब समान तत्व निम्न से गहन, मतलब इनमें से किससे जो है वो गहन संबंध रखता है? तो अधिगम स्थानांतरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक सिद्धांत है वो किसको कहा जाता है? तो बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का अगर थॉर्नडाइक सिद्धांत की बात की जाए तो वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत होता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र जो है वो अधिगम अंतरण को, अधिगम अंतरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आते भी हैं। तो मिरर ड्राइंग जो परीक्षण है उसका प्रयोग हम करते हैं अधिगम के मापन हेतु।
निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से जो कौन सा कारक है वो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? कौन सा वाला करता है? तो अर्थपूर्ण जो संबंध होता है वो अधिगम को सकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि करेगा, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसमें से कौन सा करेगा? जो सी ऑप्शन है ना आपका, 1 2 3 4 ये चारों करेंगे, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है इसको सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। अब अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है फटकारना, दंड, प्रशंसा, मारना पीटना। तो प्रशंसा जो है, अगर आप किसी की प्रशंसा करेंगे तो सीखने के प्रति जो है वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। कौन सा नहीं है? तो आदत। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर किस पे अधिकतम? तो चिंपैंजी और बंदरों पे जो है अधिकतम प्रयोग किए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत संबंधित है। तो जब भी बात आ जाए ट्रायल मतलब प्रयास और त्रुटि की, तो याद रखिएगा कि ये जो सिद्धांत है इसका संबंध थॉर्नडाइक से है। इस बात का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना है कि सीखने का जो है प्रयास एवं त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया है? तो वो दिया है आपके थॉर्नडाइक साहब ने, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। अगला प्रश्न लेते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वन लाइनर है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, एक वीडियो में ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है वो किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया था। उद्दीपन अनुक्रिया, इसको एसआर भी बोलते हैं, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी बात हुई कि भूल मतलब ट्रायल और एरर जो है वो किसने किया है? तो आपके किए हैं ये किसने? थॉर्नडाइक ने किया, ऑप्शन नंबर सी सही है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको एसआर थ्योरी अभी मैंने बताया बोलते हैं, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? इनमें से कौन सा वाला महत्वपूर्ण? तो इसमें जो बोल रहा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये अब देखिए थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ये जो सिद्धांत है वो दूसरे का दिया हुआ, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। सीखने का जो नियम है, लॉ ऑफ लर्निंग, किसने प्रतिपादित किया? तो सीखने का नियम के प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो थॉर्नडाइक, आंख बंद करके लगा के आइएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। देखिए थॉर्नडाइक का जो सीखने का जो प्राथमिक नियम है उसमें 3 चीज उन्होंने बताई, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें जो खेल दिया है ये इससे संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम तो है, प्रभाव का है, अभ्यास का। तनाव का कब नियम दे दिया गया? तनाव का नियम तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो तत्परता, प्रभाव और अभ्यास याद रखिएगा। अधिगम में फिल इन द ब्लैंक्स ने प्रभाव का नियम दिया था, तो अधिगम में प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया है? अधिगम में जो है प्रभाव का नियम जो है वो किसने दिया है? तो अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। अभी बताया ना, प्रभाव तीनों बताया, अभ्यास का, प्रभाव का और तत्परता का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? देखिए तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम शामिल है और प्रभाव का नियम, यही 3 जो है सीखने के मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने बताए थे। लेकिन बहु अनुक्रिया जो है वो गौण से संबंधित है, ठीक है। गौण नियम मतलब सेकेंडरी। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? फिर से वही चीज है, देखिए अभ्यास का नियम, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, 3 चीज याद रखिएगा, यह है। तो साहचर्य आया, तो साहचर्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं? अब जो गौण नियम है, जो इनके सेकेंडरी लॉज हैं, तो सादृश्यता का नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसमें से कौन सा वाला जो है
उनके सीखने के जो गौण नियम है उसमें शामिल नहीं है। तो जो डी है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उनका गौण नियम से इसका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? जो उनका सिद्धांत है उन्होंने उसको किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो ये जो है अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन नंबर ए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये व्यवहारात्मक सिद्धांत है। जो आपके थॉर्नडाइक हैं वो व्यवहारवादी जो है मनोवैज्ञानिक थे। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? जो पाठ प्रस्तावना है वो किसके नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, सादृश्यता का नियम है, साहचर्य का नियम है, किससे संबंधित है ये? तो ऑप्शन नंबर सी जो है तत्परता का नियम जो है आपका उससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था इस चीज को, अल्बर्ट बंडूरा, कि बच्चे जो फिल्मों में दिखाए गए जो मार धाड़ होती है ना उसको उससे हिंसात्मक व्यवहार सीख सकते हैं। तो ये जो है अल्बर्ट बंडूरा का स्टेटमेंट था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? आपके जो अल्बर्ट बंडूरा है वो किस सिद्धांत से संबंधित? तो ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। याद रखिएगा अगर सामाजिक अधिगम की बात आ जाएगी तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? प्रेक्षणात्मक, प्रेक्षणात्मक जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो बंडूरा के द्वारा। प्रेक्षणात्मक, अब ये होता क्या मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जानने तथा उसका प्रत्यक्षण करने पर विशेष जोर दिया गया। बंडूरा के नाम पर ही इनके सिद्धांत को बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन, तो याद रखिएगा पावलव। किसने दिया? पावलव, प्राचीन अनुबंधन। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन जो है किसने दिया है? वो दिया है आपका पावलो साहब ने। ठीक है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिकल, क्लासिकल, तो क्लासिकल का भी पावलव ही है। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग जो है। ठीक है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? शास्त्रीय अनुबंध, ये भी पावलव ने दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन। पावलव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पे किया? तो पावलव ने किया था कुत्ते पे, इसका जो प्रयोग है कुत्ते पे किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, पावलव ने कुत्ते पे किया था। स्किनर ने चूहा कबूतर दोनों पे किया है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो व्यवहार पर बल देता है। ठीक है, किस पे? व्यवहार पर। और अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये पी पावलव ने ही इसका प्रतिपादन किया था और इसके लिए कुत्ते पे प्रयोग उन्होंने किया था। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। जब भी सूझ या अंतर्दृष्टि आ जाए तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक याद रखिएगा, जिसमें जो है कोहलर हैं, वोल्फ गैंग है, कूट हैं, कोफका है, ये सारे लोग प्रमुख हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में। ठीक है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो अभी बात की गई गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है ये, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा जो सीखने की व्याख्या करता है वो गेस्टाल्टवाद करता है, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक या पावलव? तो अभी मैंने आपको बताया कि अंतर्दृष्टि जिसको आप सूझ द्वारा बोलते हैं, तो किसका किसका मैंने 3-4 लोगों का नाम बताया, जिसमें कोहलर है, वुल्फ गैंग है, कूट है, कोफका है, ये प्रमुख है। तो कोहलर का नाम आ गया, तो ए ऑप्शन सही है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने। ठीक है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत?
तो कोलर किससे संबंधित है? तो डी, जो अधिगम का सिद्धांत है वो उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुषों पर। जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कोहलर का था वनमानुषों से। कोहलर कहा जाए तो बंदर मत लगाइएगा, वनमानुष लगाइएगा, ठीक है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था तो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे। कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना, कोहलर जो है ये सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना जो है संज्ञानात्मक संकार्य है, संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो जब अगर क्रिया प्रसूत की बात जहां आ जाए तो वहां पे कौन होगा? स्किनर होंगे, ठीक है, स्किनर साहब। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है, याद रखिएगा। अब की बारी यूपी टेट 2021 में आने वाला है ये प्रश्न। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर साहब ने किया, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन फिर आ गया, तो क्रिया प्रसूत जो है जहां लग जाए वो स्किनर साहब है, ठीक है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को पुनर्बलन का? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसको क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा देखिए SR तो थॉर्नडाइक ने दिया था, अब SOR की अगर बात करेंगे तो SOR है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, ठीक है, उत्तेजना जीव प्रक्रिया। ये 1964 में दिया गया था, और ये किसने दिया था? ये जो दिया था आपके वुडवर्थ ने। किसने दिया था? वुडवर्थ ने, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो कौन दिया था? वुडवर्थ। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ये एक विवादित प्रश्न था, फिर भी मैंने इसको डाला है। SOR के किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो SOR जो है वुडवर्थ ने 1954 में प्रस्तावित किया था। यह क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में मदद करने के साथ साथ वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपक की स्थिति पर बल देता है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो BS ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। स्किनर ने किया है, कोहलर ने किया, थॉर्नडाइक ने भी किया है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, भाई ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है। मैस्लो का आवश्यकता का जो पदानुक्रम है वो मैस्लो ने बताया है, ठीक है। चलिए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर A, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम्स डेली बाय दानिश नाम के यूट्यूब चैनल्स के जरिए लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये सारे प्रश्न जो है आपके यूपी टीईटी, खास करके यूपी टीईटी और अदर स्टेट में भी ये सारे प्रश्न आपके बाल मनोविज्ञान में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न इसमें से आपको सीटेट में भी मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से लगभग मैंने 100+ क्वेश्चंस को आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश की है। तो आप जो है इनको फटाफट रट लें, जिससे कि जो है आगामी 28 नवंबर की परीक्षा में आपका जो स्कोर हो वो 100% आपको मिल सके, खास करके जो है बाल मनोविज्ञान में, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।